बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 34 द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन है हमने उसको ऊपर भी डिस्कस कर दी है। इसमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है, आप ख़ुद रीड कर ले। और इसके बाद यहाँ पर ये जो टॉपिक्स है मतलब फ़ोटो इलेक्ट्रिक वगैरह, मतलब फ़ोटो पढ़ने की वजह से, लाइट पढ़ने की वजह से किसी चीज़ से जो इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं तो उसको फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी कहा जाता है। और इससे जितने एनर्जी वगैरह मिलते हैं, जिस तरह सोलर जो मिरर है वगैरह में ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यूज़ होती है। और इसका जो थोड़ा बहुत डिटेल है वो यहाँ पर भी दी है, आप खुद रीड कर ले। और इसके लिए मतलब ये टॉपिक्स 8 और 9 वगैरह, इसी तरह 10, इसके लिए मैं एक वीडियो इंक्लूड कर रहा हूँ, वो आप देख लें तो ये टॉपिक्स जो है ना वो आपको इजीली समझ आएगी। और वो जो है ना लेज़र के बारे में डिटेल के साथ है। स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेज़र को और देखेंगे कि लेज़र से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देखते हैं कि मार्केट्स में एक डिवाइस मौजूद होती है जिसके थ्रू हम लाइट हासिल करते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देखते हैं कि ये डिवाइस कहलाती है फ्लैश लाइट। और जब इसे हम ऑन करते हैं तो इसमें से जो रोशनी निकलती है तो हम देखते हैं कि वो फैल रही होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इस टॉर्च में से जो लाइट निकल रही है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैल रही है। जबकि स्टूडेंट्स, इसके मुकाबले में कुछ टॉर्चेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर से बिल्कुल एक ख़ास डायरेक्शन में लाइट बीम्स निकल रही होती हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ऐसी टॉर्चेस हैं जिनमें से जो लाइट निकल रही है वो फैल नहीं रही, ठीक है, फैल भी नहीं रही। और हम देख सकते हैं कि इनकी जो लाइट है वो बहुत इंटेंस है, शिद्दत वाली है, उसकी रंगत से हमें पता चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो ये वाली टॉर्चेस हैं इनके अंदर से जो रेज निकल रही हैं वो कहलाती हैं लेज़र। और लेज़र का हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो फैल नहीं रही, इसलिए वो बहुत फासले तक सफ़र तय करती है। और हम ये देख सकते हैं कि जो फ्लैश लाइट्स होती हैं, जो टॉर्चेस हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इनमें से जो लाइट होती है वो बहुत फासले तक सफ़र तय नहीं करती, बल्कि बिल्कुल कुछ फासले तक ही ये मखसूस होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि जो लेज़र्स होती हैं ये कैसी रेडिएशंस होती हैं और इनके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या क्या खसूसियात होती हैं इनकी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो लेज़र है वो मुखफ़िफ़ है, एक्रोनिम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो लेज़र है, ठीक है, वो मुखफ़िफ़ है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइट एम्प्लीफिकेशन से मुराद है कि जो लाइट है उसको, उसकी शिद्दत को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि उसे ज़्यादा ताकत वाली बनाया जा रहा है। और किस प्रोसेस के थ्रू बनाया जा रहा है? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से। और स्टूडेंट्स, जिस प्रोसेस के थ्रू इन रेडिएशंस को एमिट किया जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को स्टिमुलेट किया जाता है। स्टिमुलेट से मुराद ये कि किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस प्रोसेस को करवाया जाता है। तो इस एमिशन ऑफ रेडिएशन को कहा जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन को मैं ज़्यादा वाज़ा आपको इस डायग्राम के थ्रू करूँगी कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एटम के अंदर हमें दिखाया गया है कि न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एनर्जी लेवल्स हैं। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी शो किया गया है जो कि ग्राउंड स्टेट पे है। तो यहाँ पे इस एटम के ऊपर जब एक फोटोन स्ट्राइक किया है तो वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा ये इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद दो तरीके हो सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ग्राउंड स्टेट में आए। एक तो तरीका ये हो सकता है कि ये खुद से अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाए और एक फोटोन को एमिट आउट करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं कि एक फोटोन को ये एमिट आउट करेगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कोई एक्सटर्नली
तरीके से इसको डी एक्साइट किया जाए, यानी कि किसी बैरूनी ताकत की वजह से ये अपने ग्राउंड लेवल तक जाए और फिर फोटोन को एमिट आउट करे। तो सुनिए, जो बैरूनी ताकत की वजह से ये डी एक्साइट होगा, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और लेज़र के अंदर यही तरीका इस्तेमाल होता है लेज़र को प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो लेज़र्स होते हैं उनकी क्या क्या खसूसियात होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लेज़र्स होती हैं वो बहुत इंटेंस होती हैं। इंटेंस का मतलब ये हुआ कि उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा ताकत की होती हैं, और वो जिस एरिया पे पड़ रही होती हैं वहाँ पे ज़्यादा पावर को वो ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी का हम जानते हैं कि इंटेंसिटी से मुराद ये होता है कि पावर पर यूनिट एरिया जितनी ट्रांसमिट हो रही हो उसको इंटेंसिटी कहा जाता है। और यूं जो लेज़र्स होती हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लाइट के। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो दूसरी खसूसियत होती है लेज़र्स की वो ये होती है कि ये हाईली डायरेक्शनल होती हैं। ठीक है, ये हाईली डायरेक्शनल होने से मुराद ये है कि जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी जिसके अंदर एक फ्लैश लाइट थी और दूसरी तरफ हमारे पास वो टॉर्चेस थी जिनके अंदर से लेज़र एमिट आउट हो रही थी। तो हमने देखा था कि जो फ्लैश लाइट थी उसके अंदर से जो लाइट निकल रही थी वो फैल रही थी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। ठीक है, यानी कि एक डायरेक्शन में वो लाइट नहीं जा रही थी, जबकि उसके मुकाबले में जो लेज़र वाली टॉर्चेस थी उनके अंदर से जो लेज़र्स एमिट आउट हो रही थी वो हाईली डायरेक्शनल थी, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही थी। तो चूंकि स्टूडेंट्स जो लेज़र्स हैं वो खासी इंटेंस होती हैं और डायरेक्शनल होती हैं, इसलिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेज़र्स एमिट आउट हो रही हैं वो कितने फासले तक जा रही हैं। ठीक है, हालांकि इसके मुकाबले में जो फ्लैश लाइट्स होती हैं वो इतने फासले तक बिल्कुल भी नहीं जा सकती। हम देखते हैं कि वो बहुत थोड़ी दूर तक वो लाइट्स जगह को रोशन कर रही होती हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो लेज़र्स हैं उनकी तीसरी खसूसियत ये आ जाती है कि ये मोनोक्रोमेटिक होती हैं। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इसके लिए बताती चलूँ कि इसमें मैं आपको बताऊंगी वेवलेंथ से मुतल्लिक डिटेल के जो लेज़र्स होती हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो वेवलेंथ होती है वो एक्चुअली डिस्टेंस होता है एक वेव के अंदर एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है। और वो डिस्टेंस कौन सा, कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखूँ, ठीक है, जो मैक्सिमम पॉइंट है मेरे पास इस वेव में, वो पॉइंट जब रिपीट होगा इसी डायरेक्शन में तो इस पॉइंट ए से लेके बी पॉइंट तक का जो फासला है, ठीक है, ये है वेवलेंथ। ठीक है, ये है वेवलेंथ। इसी तरह से इस वेव को और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नीचे ट्रफ्स हैं, ट्रफ्स के अंदर जो मैक्सिमम पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास जो वेवलेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लेज़र्स हैं वो मोनोक्रोमेटिक होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो लेज़र्स होती हैं उनके अंदर जितनी भी रेडिएशंस होती हैं वो सेम वेवलेंथ की होती हैं, यानी कि एक वेवलेंथ की होती हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी रेडिएशंस एक लेज़र के अंदर मौजूद होंगी उनका ये जो फासला है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का, ये बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल लाइट है वो फैल रही होती है, वो फैलती इसलिए कि उसके अंदर जो रेडिएशंस मौजूद होती हैं वो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की होती हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सनलाइट है जिसके अंदर बहुत से कलर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बहुत से कलर्स इसलिए होते हैं कि ये मुख्तलिफ रेडिएशंस होती हैं जो कि मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पर्पल कलर में हमारे पास रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ये इसकी वेवलेंथ है, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो ग्रीन कलर में रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जो इससे ज़्यादा है, ठीक है, ये इसकी वेवलेंथ है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो रेड वाली है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है इनके अंदर। और स्टूडेंट्स, इसके मुकाबले में अगर हम लेज़र की रेडिएशंस को देखें तो उसके अंदर जो वेवलेंथ्स होती हैं सब रेडिएशंस की वो बिल्कुल सेम होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सारी की सारी रेडिएशंस हैं एक लेज़र के अंदर उनके जो वेवलेंथ है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, इन सब का वेवलेंथ बिल्कुल सेम है, इसीलिए इन्हें मोनोक्रोमेटिक कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो फोर्थ खसूसियत आती है लेज़र्स की वो कहलाती है कोहेरेंस। ठीक है, यानी कि इनके अंदर जो
खसूसियत है वो होती है कि ये कोहेरेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, कोहेरेंट से मुराद है कि जितनी भी रेडिएशंस होंगी एक लेज़र के अंदर वो इन फेज़ होंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। इन फेज़ होने से मुराद ये है कि मैं यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू आपको क्लियर करती हूँ कि जैसे कि हमारे पास एक वेव है, ठीक है, इसी के मुकाबले में अगर दूसरी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड फॉर एग्जांपल डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, तो हम देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ जो दोनों का मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट एक ही टाइम पे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेव्स इन फेज हैं एक दूसरे के साथ। तो सुनो, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि जो लेज़र होती हैं वो कोहेरेंट होती हैं, ठीक है, यानी कि उनके अंदर जो रेडिएशंस होती हैं उनके दरमियान में फेज डिफरेंस नहीं होता। लेकिन सुनो, जो लेज़र्स के अंदर कोहेरेंस होती है वो कुछ टाइप्स की होती है, यानी कि एक टाइप कहलाती है स्पेशियल कोहेरेंस और दूसरी टाइप कहलाती है टेम्पोरल कोहेरेंस, जो कि टाइम से रिलेटेड होती है।